नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 6 सजीव विशेषताएं एवं आवास। पहली और बोझो छुट्टियों में अनेक रोमांचक स्थानों की सैर पर गए। ऐसी ही यात्रा पर वे ऋषिकेश में गंगा नदी देखने गए। उन्होंने हिमालय की हिमांचित पर्वत श्रृंखला कुछ पर्वतों का पर्वतारोहण किया जहाँ बहुत ठंडा थी। इन पर्वतों पर उन्होंने ओके चीड़ देवदार जैसे अनेक वृक्ष देखे। उनके मैदानी क्षेत्र में बहुत से वृक्ष अधिक भिन्न थे। एक और अभियान में उन्हें राजस्थान की यात्रा ऊँट पर उस मरुस्थल घूमे। यहाँ पर उन्होंने नागफनी के अनेक प्रकार के पौधे एकत्र किए अतः वे पूरी गए और उन्हें समुद्र तट की सैर की और वहाँ के जुराइना के वृक्षों की कतार देखी। इन समुद्रों के भ्रमण के रोमांचक और उल्लासपूर्ण क्षणों का स्मरण करते हुए उन्होंने अचानक एक विचार आया। ये सभी स्थान एक दूसरे से भिन्न थे। बहुत कुछ ठंड थे, कुछ उष्ण शुष्क, कुछ स्थान आर्द्र, परंतु उन सभी स्थानों पर अनेक प्रकार बहुत सारे सजीव वस्तुएं थे। सजीव एवं उनका परिवेश। पहली और बोझों के मस्तिष्क में एक विचार आया। जिन स्थानों में उन्होंने सैर की वह किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। मरुस्थल में ऊँट, पर्वत, बकरी, याक, पुरी के समुद्र पर केकड़े, अनेक प्रकार की मछलियाँ जिन्हें मछुआरे पकड़ रहे थे, साथ ही चींटियाँ जैसे अनेक प्रकार के जीव इन स्थानों पर उपस्थित थे। इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे क्षेत्रों के पौधों की प्रजातियाँ से भिन्न थे। इन विभिन्न क्षेत्रों का परिवेश कैसा था? क्या उनका परिवेश भी एक समान था? क्रियाकलाप 1। आइए एक वन से प्रारंभ करते हैं। यहाँ पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतुओं, वस्तुओं के बारे में सोचिए। एक जंगल में पाए जाने वाले जंतुओं, पौधों, वस्तुओं की सारणी 6.1 कॉलम 1 में दिए गए हैं। दूसरे क्षेत्र में पाए जाने वाले वस्तुओं, जंतुओं, पौधों के नाम भी सारणी में लिखिए। इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों को इकट्ठा कर सारणी 6.1 को भरें। अपने मित्रों, माता पिता, अध्यापक से भी इस विषय पर विचार विमर्श करें। तालिका में दिए गए अन्य कॉलम के विभिन्न स्थानों पर जाएं, जंतुओं और पादपों के नाम लिखें। आप पुस्तकालय में उपलब्ध उन पुस्तकों की सहायता लें जिनमें जंतु, पौधे और खनिज के विषय में जानकारी दी गई है। आवास एवं अनुकूलन। क्रियाकलाप 1 में आपके द्वारा समृद्ध किए गए पौधे और जंतुओं से आपको क्या मिला? क्या आपको अनेक प्रकार के सजीव मिले? तालिका 6.1 मरुस्थल में कॉलम और समुद्र वाले कॉलम को ध्यान से देखिए। क्या आपको प्रतीत होता है कि इन दोनों कॉलम में जीव बहुत अलग अलग प्रकार के हैं? इन दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार के परिवेश है? समुद्र जंतु, पौधे लवणीय जल में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में लवणीय विलेय वायु का उपयोग करते हैं। मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं। मरुस्थल दिन में बहुत गर्म, रात में बहुत ठंड। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे, जंतु भूमि पर रहते हैं एवं श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। समुद्र तथा मरुस्थल विभिन्न प्रकार के परिवेश होते हैं। हम इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल भिन्न प्रकार के पौधे और जंतु देखते हैं। क्या ऐसा नहीं है कि आइए दो विभिन्न प्रकार के परिवेश मरुस्थल तथा समुद्र में दो जंतुओं, ऊँट तथा मछली का परीक्षण करते हैं। ऊँट की शारीरिक संरचना उसे मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने योग्य बनाती है। ऊँट के पैर लंबे होते हैं जिनसे उनका शरीर रेत से गर्मी से दूर रहता है। उन्हें मूत्रोत्सर्जन की यात्रा बहुत कम होती है। यह मल शुष्क होता है। उन्हें पसीना भी नहीं आता है क्योंकि शरीर में जल ह्रास बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना भी वह अनेक दिनों तक रह सकते हैं। आइए विभिन्न प्रकार की मछलियों को देखते हैं। इनमें से कुछ को चित्र 3.6 में दर्शाया गया है, परंतु इसमें से अधिक किस्म की मछलियों को इनकी आकृति कुछ समानताएं दिखती है। इन सभी का शारीरिक धारा रेखीय होती है, जिनकी चर्चा अध्याय 5 में कर चुके हैं। उनकी यह आकृति उन्हें जल के अंदर विचर करने की सहायता करती है। मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। ये सल मछली को सुरक्षा प्रदान करते हैं।
हमने पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जंतुओं से केवल 2 उदाहरण लिए गए हैं। देखते हैं सजीवों में इन सभी किस्मों की ऐसी किसी विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें परिवेश में रहने योग्य बनाती हैं, जिनमें प्रायः पाए जाते हैं। जिन विशिष्ट जानवरों अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसे परिवेश में रहने योग्य बनाती हैं, अनुकूलन कहते हैं। विभिन्न जंतु विभिन्न परिवेश के प्रति अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। किसी सजीव का आवास स्थान जिसे वह रहता है उसका आवास कहलाता है। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल, अन्य आवश्यकताओं के लिए जीवन अपने आसपास पर निर्भर होते हैं। आवास का अर्थ वह स्थान विभिन्न प्रकार एवं जंतु के आवास संयुक्त रूप में रह सकते हैं। स्थल पर पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। वन, घास मैदान, मरुस्थल, तटीय पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। जलाशय, दल, झील, नदियाँ, समुद्र जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं। जलीय आवास विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास मैदान, मरुस्थल, तटीय पर्वतीय क्षेत्रों में भी कुछ विषमताएं हैं। यह सभी जलीय आवासों के लिए सत्य है। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे पौधे और जंतु उनके जैव घटक होते हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। सूर्य का प्रकाश एक ऊष्मा भी परिवेश में अजैव घटक है। हम जानते हैं कि कुछ पौधे बीजों से उगते हैं। आइए बीजों के अंकुरण से नए पौधे के बनने की प्रक्रिया, कुछ अजैव कारकों की भूमिका का अध्ययन करें। क्रियाकलाप 4 दिए गए क्रियाकलाप 7 स्मरण कीजिए। इस अध्याय 4 इस क्रियाकलाप के चने मक्का और मक्का के बीज अंकुरण निकल आता है, अर्थात वे अंकुरित हो जाते हैं। यह बीज एक नए पौधे का आरंभ है। मूंग के कुछ सूखे बीजों को एकत्रित कीजिए। कुछ बीजों को ढेर को अलग रख दें। शेष को एक दिन के लिए पानी में भिगो कर रख दें। भिगोए हुए बीजों को 4 हिस्सों में बांट दें। उन्हें एक हिस्से को 3-4 दिन के लिए पूरी तरह पानी में डुबो कर रखें। सूखे बीजों को तथा पानी में पूरी तरह डूबे हुए बीजों को बिल्कुल न हिलाएं। भीगे बीजों को एक भाग को धूप वाले कमरे तथा दूसरे को पूरे अंधेरे क्षेत्र वाले जैसे अलमारी जिसमें धूप नहीं जाती है, अंतिम भाग को कुछ ठंडे वातावरण में रख दें। उसके चारों ओर बर्फ लगा दें। इन भागों को प्रतिदिन जल से नम रखें। अधिक जल को निकाल दें। कुछ दिन बाद आप क्या देखते हैं? क्या सभी पांचों भाग समान रूप से अंकुरित हुए हैं? क्या आप प्रकाश से दूर रहे भाग या अत्यधिक ठंडे परिवेश में रहे अंकुरित की दर में कमी या कोई अंकुरण नहीं देखते हैं? क्या आपने पाया है कि वायु, जल, प्रकाश तथा ऊष्मा जैसे अजैव घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं? वास्तव में ये अजैव कारक सभी सजीवों के लिए महत्वपूर्ण हैं। हम देखते हैं कि सजीव बहुत ठंडे और बहुत उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है कि ये जीव इस विषम परिवेश में जीवित रहने के लिए किसी विशिष्ट व्यवस्था को अपनाते हैं या अनुकूलन का काम आता है? यहाँ अनुकूलन का काम आता है। अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता है। हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों के परिवर्तन आते हैं। वे जंतु इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं, मर जाते हैं। केवल वे जीव ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। जब जंतु विभिन्न अजैव कारकों के लिए विभिन्न विधियों से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, इसका परिणाम विभिन्न आवासों में जीवों की विविधता का होना है। विभिन्न आवासों की यात्रा। कुछ मरुस्थलीय आवास। मरुस्थल स्थल के अजैव घटकों एवं ऊर्जा के अनुकूलन के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतुओं पौधों में क्या होता है? क्या उसमें भी इसी प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं? मरुस्थल में रहने वाले चूहे, सांप, ऊंट, बाती लंबे पैर नहीं होते हैं। दिन की गर्मी में बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बिल में रहते हैं। रात्रि के समय तापमान में कमी आती है तो ये जंतु बाहर निकलते हैं। क्रियाकलाप 3 मसले में लगा एक कृष्ण तथा पत्तियों वाला एक पौधे कक्षा में लाइए। दोनों पौधों को कुछ भाग में पॉलीथीन थैली में ढक कर
उसी प्रकार वादिये जिस प्रकार अध्याय 4 में क्रियाकलाप 4 में हमने पौधे को आत्मसर्जन का अध्ययन करते हुए समय बांधा था। गमले में लगे पौधे को धूप में रखिए तथा कुछ घंटे इस बाद इसका परीक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं कि आपको दोनों पॉलीथीन पर थैलियों में एकत्रित जल की मात्रा में कोई अंतर दिखाई देता है? पर्वतीय क्षेत्र, ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं और इनमें तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधों एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। क्या आपने चित्र 6.6 दर्शाए गए वृक्ष को देखा? यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं अथवा घूमने गए हो तो आपने अनेक प्रकार के वृक्ष देखे होंगे, परंतु क्या आपने ऐसे वृक्ष को अन्य क्षेत्रों में भी देखा? ये वृक्ष अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित हैं? ये वृक्ष सामान्यतः शंक्वाकार होते हैं। इनकी शंक्वाएँ तिरछी होती हैं। इससे कुछ वृक्ष की पत्तियां सुई आकार की होती हैं। इससे वर्षा का जल हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने वाले के लिए इन अन्य प्रकार के अनुकूलन हो सकता है। घास स्थल, शेर वन अथवा घास स्थल में रहता है। एक ऐसा शक्तिशाली जंतु हिरण जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मार खा जाता है। यह मटमैल रंग का होता है। एक शेर एक हिरण का चित्र। इन दोनों जंतुओं की आँखें उनके चेहरे पर किस प्रकार स्थित हैं? क्या वे चेहरे के समान हैं अथवा पार्श्व में? शेर के अगले पैर की नखल लंबे हैं जिन्हें वह पदांगुलियों के अंदर खींच कर छिपा सकता है। क्या शेर संरचनाएं उसके जीवन यापन में सहायक करती हैं? उसका मटमैला रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है और शिकार को पता भी नहीं चलता है। चेहरे के सामने की आँखें वन के दूर तक शिकार खोजने में सहायक होती हैं। एक दूसरा जंतु हिरण जो वन में घास स्थल में रहता है। पौधे के कठोर वन तनों को चबाने के लिए इससे मजबूत दांत होते हैं। हिरण अपने शिकारी की उपस्थिति में जानकारी आवश्यक है ताकि वह उसका शिकार न बन सके, वहाँ से भाग जाए। उसके लंबे कान उसे शिकार की गतिविधि की जानकारी देते हैं। इसके सिर पर पार्श्व में दोनों ओर स्थित आँखें प्रत्येक दिशा में घूमकर खतरा महसूस कर सकती हैं। हिरण की तेज गति उसे शिकार से दूर भागने में सहायक होती है। कुछ जलीय आवास, समुद्र में नहाने के लिए मछली के अनुकूलन के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरे में बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखीय होता है जिससे वह जल के समुद्र से चल सकते हैं। स्क्विड, ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धरा रेखीय नहीं होता है। वे समुद्र की गहराई तलहटी में रहते हैं, अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चले जाते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। जब जल में श्वसन लेने के लिए इनमें गिल क्लोम होते हैं। डॉल्फिन, व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होता है। ये सिर स्थित नासादार द्वारा अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वसन करते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास के रह सकते हैं। तालाब झील, क्या आपने तालाब झील नदियों नालों पौधों को उगते देखा? यदि संभव हो तो समीपवर्ती किसी तालाब के भ्रमण पर जाइए। वहाँ दिखाए गए कुछ पौधे को बाहर निकाल लीजिए। इन पौधों को पत्तियां, तने और जड़ें किस प्रकार व्यवस्थित हैं? इनमें से कुछ पौधों की जड़ें जलाशय की तलहटी की मिट्टी में स्थिर रहती हैं। स्थलीय पौधों को जल मिट्टी से जल खनिज पोषक के अवशोषण का महत्व कार्य करती हैं, परंतु जलीय पौधों में जड़ आकार में बहुत छोटी होती हैं। इनका मुख्य कार्य पौधे को तलहटी में जमाए रखना होता है। हमारे आसपास के जीव, हमने विभिन्न आवास क्षेत्रों में यात्रा की, उनके पौधों और जंतुओं पर चर्चा की। क्रियाकलाप 1 में हमने विभिन्न परिवेश
में पाए जाने वाले वस्तुओं और पौधों जंतुओं की सूची बनाई। कल्पना कीजिए यदि हम जानना चाहें कि हमारी सूची में सजीव के कौन से उदाहरण हैं। आइए वन में पाए जाने वाले वस्तुओं के विषय में सोचें। वृक्ष, अवरोही लता, विस्तृत लता, छोटे बड़े जंतु, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जलवायु, सूखी पत्तियां, मृत जंतु, काई, मांस। वन में पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के कुछ उदाहरण हैं। इनमें से कौन सजीव है? अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न वस्तुओं और विषय में सोचिए। उनके निर्जीव और सजीव समूहों को बांटिए। कुछ प्रकरणों से हमारे लिए आसान होगा। उदाहरण के लिए हमारे घर की कुर्सी अथवा मेज जैसी वस्तुएं सजीव नहीं हैं। पहली एडवर्ड लेयर द्वारा रचित कंप्लीट नॉनसेंस का छंद पढ़ रही है। क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? अध्याय 1 में हमने देखा सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे लिए एक विभिन्न जंतुओं के लिए निरंतर आवश्यक है। हमें यह भी सीखना होगा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधों अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर होते हैं। भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? क्या 4 वर्ष पुराना कुर्ता आपको कभी भी ठीक आता है? इसे आप अब और नहीं पहन सकते। क्या ऐसा नहीं है कि इन वर्षों में आप लंबे हो गए हैं? आपको इसका आभास नहीं हो रहा है, लेकिन आप हर समय वृद्धि हो रही है और कुछ वर्ष बाद आप वयस्क हो जाएंगे। जंतुओं के बच्चे भी वृद्ध कर वयस्क हो जाते हैं। अपने अवश्य देखा होगा कि कुत्ते और पिल्ले वयस्क हो जाते हैं। एक अंडे से स्फुट होकर चूहा वृद्धि करके मुर्गी अथवा मुर्गी के परिवर्तित हो जाते हैं। पौधे की वृद्धि करते हैं। अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे को अवलोकन कीजिए। इनमें से कुछ बहुत छोटे और नवजात होते हैं, कुछ विकसित। ये सभी वृद्धि की विभिन्न परिस्थितियों में से हो सकते हैं। कुछ दिनों और कुछ सप्ताह के बाद पौधे को देखिए। आप देखेंगे कि उनकी लंबाई वृद्धि सभी सजीवों में होती है। क्या कभी सजीव श्वसन करते हैं? हम श्वसन के बिना जीवित रह सकते हैं। जब हम श्वसन लेते हैं तो बाहर की वायु शरीर के अंदर जाती है। जब हम श्वसन छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकलती है। श्वसन लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। श्वसन के अंदर ली वायु की ऑक्सीजन की बहुत मात्रा का उपयोग करता है। इस प्रक्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वसन से बाहर निष्कासित करते हैं। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली जैसे जंतुओं के श्वसन की मनुष्य की तरह ही होती है। इनमें किसी भी जंतु अथवा विश्राम की अवस्था में प्रेक्षण कीजिए तथा उनके उदार गति पर ध्यान दीजिए। क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? पौधे की श्वसन क्रिया में गैसों तथा आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती हैं, ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती हैं। हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। श्वसन क्रिया में दिन रात दोनों ही निरंतर चलती रहती हैं। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे के द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। क्या सभी जीव उद्दीपन के प्रति अनुकूलित क्रिया करते हैं? जब आप नंगे पैर टहल रहे हैं तो आपका पैर अचानक किसी कच्चे कांटे अथवा नुकीली वस्तु से पड़ जाए तो आप किस प्रकार अनुक्रिया करेंगे? जब आप अपने प्रिय व्यंजन को देखते हैं, आपके विषय में सोचते हैं तो क्या अनुभव करते हैं? क्या अंधेरे स्थान में अचानक तेज धूप आते हैं तो क्या होता है? आपकी आंखें स्वयं ही कुछ क्षण के लिए बंद हो जाती हैं जब तक कि वह तेज प्रकाश की आवश्यकता न हो जाए। आपका प्रिय व्यंजन, तेज प्रकाश एवं कांटा उपरोक्त स्थितियों में आपके बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के कुछ उदाहरण हैं। हम इन सभी प्रकार के परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया
कहते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। दूसरे जंतुओं में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है। खाना देखते समय जंतु के व्यवहार को ध्यान से देखिए। क्या वह भोजन देखते ही अचानक अधिक चैत्य नहीं हो जाते हैं? जब आप एक चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वह क्या करती है? जब जंगली जानवरों की तीव्र प्रकाश डालते हैं तो वह भाग खड़े होते हैं। इस प्रकार रात्रि में आप रसोई घर में बल्ब प्रदीप्त करते हैं तो कॉकरोच अचानक अपने छिपने के स्थान पर भाग जाते हैं। क्या आप जंतुओं के उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ उदाहरण दे सकते हैं? क्रियाकलाप 4, एक कमरे में खिड़की जिससे दिन में समय धूप आती है, पास में एक पौधे का गमला रखिए। कुछ दिनों तक पौधे को नियमित जल देते रहिए। क्या यह पौधे खुले स्थान पर रखे पौधे की तरह सीधा ऊपर की ओर वृद्धि करता है? यदि यह सीधा वृद्धि नहीं करता है तो ज्ञात कीजिए यह किस ओर मुड़ता है। आपके विचार में क्या किसी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है? सजीवों में उत्सर्जन। सभी सजीव भोजन करते हैं। जीवन इस ग्रहण किए गए भोजन की संपूर्ण मात्रा में उपयोग नहीं कर पाते हैं। आहार उनका केवल कुछ ही भाग जीव के शरीर द्वारा उपयोग में आता है। भोजन के बचे हुए शेष भाग क्या होता है? अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रमों में फलस्वरूप हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीवों के इस अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। क्या पौधों में उत्सर्जन होता है? हाँ, पौधों में भी उत्सर्जन होता है, परंतु उनमें प्रक्रम का ढंग कुछ अलग है। कुछ पौधों में यह अपशिष्ट पदार्थ पौधों से कुछ विशेष भागों से संग्रहित किए जाते हैं, जिससे पौधे को कोई हानि नहीं पहुंचती है। कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन स्राव के रूप में होता है। उत्सर्जन सजीवों का एक दूसरा सामान्य लक्षण है। सभी सजीव प्रजनन करते हैं। क्या आपने कभी कबूतर अथवा किसी पक्षी के नीड़ देखे हैं? वे नीड़ में अंडे देते हैं। कुछ अंडे प्रस्फुटित होते हैं तथा उन्हें छोटे छोटे बच्चे बाहर निकलते हैं। ये जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं, कुछ शिशु निकालते हैं, कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं। पौधे के प्रजनन करते हैं। जंतुओं की तरह पौधे भी प्रजनन के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। कुछ बीज उत्पादित करते हैं। हम अंकुरित करके नए पौधे उगा सकते हैं। कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अन्य अपने कायिकी भागों द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आलू की कलिका वाले भाग से नया पौधा बनता है। पौधे कलम द्वारा भी उगाए जाते हैं। क्या आप स्वयं इस विधि का उपयोग पौधा उगाने चाहेंगे? क्रियाकलाप 5, गुलाब अथवा मेहंदी के दरख्त कलम कीजिए। इसे मिट्टी में लगाए, इसे नियमित रूप से जल दीजिए। आप कुछ दिनों के बाद देखें क्या होता है। कलम से पौधे बनाना सरल कार्य नहीं है। यदि आपका कलम में वृद्धि नहीं हुई तो यह निराश न हो। यदि संभव हो तो एक माली से बात करके कलम को पौधे बनाने के अंतराल में जाने की देखभाल की जानकारी प्राप्त कीजिए। सजीव प्रजनन प्रक्रिया द्वारा समान अनेक संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न सजीवों में प्रजनन की विधियाँ भिन्न होती हैं। क्या सभी सजीव गति करते हैं? अध्याय 5, हमने जंतुओं की गति के विभिन्न तरीकों की चर्चा की है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। उनके शरीर में अन्य प्रकार की गति दिखाई देते हैं। पौधों में विषय में क्या विचार है? क्या वे गति करते हैं? पौधे सामान्यतः भूमि की जड़ों में रहते हैं, अतः वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते हैं, परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे जल, खनिज एवं संश्लेषित खाद्य पदार्थ पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में संवाहित होते हैं। क्या आपने पौधे के अन्य प्रकार की गति भी देखे हैं? पुष्पों का निकलना, बंद होना। क्या आप याद कर सकते हैं कुछ पौधे विभिन्न उद्दीपनों के प्रति किस प्रकार अनुक्रिया करते हैं? क्या हम ऐसी निर्जीव वस्तुओं को जानते हैं जिनमें से लक्षणों से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं? कार, साइकिल, घड़ी, नदी, जल गति करते हैं। आकाश, चंद्रमा गति करता है। हमारे देश देखते देखते बादल के आकार में वृद्धि होती है। इन सभी वस्तुओं में सजीव कहाँ है?
हमें स्वयं से प्रश्न करना होगा कि यह इनमें सजीवों के अन्य लक्षण भी नहीं पाए जाते। हमने देखा है कुछ ऐसे उदाहरण जब हम सरलता से नहीं कह सकते हैं तो उनमें सजीवों के लक्षण दिखाई दे रहे हैं जिसे वह जीवित रहता जा सके। फिर जीवन क्या है? गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालिए, क्या आपको कुछ गर्मी महसूस का अनुभव होता है? गेहूं की बोरी में गर्मी उत्पन्न होती है या गर्मी बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न होती है? हमने देखा है बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती है जबकि अन्य जब प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते हैं। संभवतः हमारे प्रश्न आखिरकार जीवन क्या है का उत्तर देना इतना सरल नहीं है हो सकता है, परंतु अपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देखकर अचानक ही मुंह से निकल जाता है कि जीवन सुंदर है। सारांश। अभ्यास।